साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। भगवान बाबा के कमलों चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साई राम। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है स्पेशल प्रोग्राम, वह स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरा देश और हमारा सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान मना रहा है। उसी कड़ी में 2 तारीख से कार्यक्रम चालू है और हर जगह आप देखते हो कि कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कल्याण में भी आज रानी लक्ष्मीबाई गार्डन में कार्यक्रम किया गया, अच्छा था, घास कटिंग हो रहा हुआ, फोटो भेजा गया है। और उसी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे कल्याण समिति के कन्वीनर मिस्टर एम राघव राव का आज कार्यक्रम रखा गया है। उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। एम राघव राव साई परिवार से ही आते हैं, इनका जन्म ही साई परिवार में हुआ है। आप सभी को मालूम है पिता अप्पा राव जी, लीलावती मामी जो हमारे साई संगठन की मेरे कार्यकर्ता थी। अप्पा राव जी ही वॉज वेरी एक्टिव फ्रॉम कल्याण टू पुट्टपर्थी प्रशांत निलयम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो वहाँ कार्टन पर्दे सिए जाते थे उनके द्वारा बनाए जाते थे और भगवान बाबा के बहुत निकट थे। और भगवान बाबा का आशीर्वाद पूरे परिवार को, अप्पा राव जी या मामी या राजन या पूरे परिवार के भाई सबको बहुत नजदीक से मिला है, बहुत बार मिला है। अप्पा राव जी हमारे फाउंडर मेंबरों में से एक थे, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और साई परिवार से, राजन के परिवार से करीब 40-42 साल का मेरा संबंध भी है। अक्सर मैं राजन को छोटा भाई और सुंदर राजन को बड़ा भाई इसी नाम से संबोधित करता हूं। एम राघव राव उर्फ राजन, आप सभी लोग राजन के नाम से इनको पॉपुलरली बोलते हैं। ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, बाद में इन्फोसिस मैसूर में जो वहां आप डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर कार्य किए कई वर्षों तक, और डेवलपमेंट कमिश्नर के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपका छोटा परिवार है, 2 बच्चे, जो रुपेश को आप जानते हैं, साई आरएनएस में वो भी काम करता है, इंजीनियर है। बेटी रूपाली वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है और हमारे साई समिति की महिला यूथ कोऑर्डिनेटर भी है। इस तरह से पूरा परिवार एक कोड में है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे कहा जाए, तो पूरे साई परिवार से बिलोंग करते हैं, आते हैं। और कल्याण समिति का इनके मार्गदर्शन में अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं एज ए मेंबर, एज ए एक्स कन्वीनर, एज ए डीपी थाने 2 की हैसियत से भी मैं कल्याण समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं
कि राजन जैसा योग्य व्यक्ति मिला है, वेल एक्सपीरियंस, और उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज का जो टॉपिक है जिस पर चर्चा करनी है, स्वच्छता अभियान के बारे में। हर घर से कचरा निकलता है, सूखा कचरा, गीला कचरा निकलता है। गीला कचरा के बारे में राजन जी को बहुत सारी आइडिया है कि गीला जो कचरा होता है उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं जिससे गंदगी भी न हो, और उसका उपयोग करेंगे। इन्हीं सब पर आज चर्चा करने के लिए हम राघव जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। वो आए और अपने अनुभव को शेयर करें, और आप सभी लोग इसका अनुभव लीजिए। राजन जी, आपका हार्दिक स्वागत है साईं परिवार में, और मैं चाहूंगा कि भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और उसी तरह जो है काम करते रहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में जय साईं राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के कद कमलों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम, एंड मेरे सभी भाई बहनों को सप्रेम साई राम। आज का विषय है कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग करना ये क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है, इसी पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। कल्याण म्युनिसिपैलिटी या केडीएमसी जो कॉरपोरेशन है हमारा, ये हमसे गीला और सूखा कचरा जो है जमा करते हैं, कई सालों से करते आए हैं। और वो क्या करते थे कि उसको लैंड फिल्स में जहां उनको जगह मिलता वहां जमा करके वहां पे डंपिंग ग्राउंड बना के रख दिए। अब हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है वो अदरवाड़ी के थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे है दुर्गाडी किला, और इसके बीच में अदरवाड़ी के। अब इस डंपिंग ग्राउंड से होता क्या है, वहां पे वो जितना भी कंपोस्ट जो ग्रीन और हमारे घर का जो वेस्ट है वहां डंप करने के वजह से जो स्मेल आता है वो करीबन 5 से 6 किलोमीटर तक फैलता है। अब वो क्या है, वो जो गैस जो है वो फैलता है, वो एक होता है, उसको कहते हैं मीथेन। मीथेन गैस जो है वो ग्रीन कंपोस्ट से बाहर निकलता है। ग्रीन जब सड़ना शुरू होता है, ग्रीन या कोई भी खाद्य पदार्थ सड़ना शुरू होता है तो उसमें से मीथेन गैस से निकलता है। और ये मीथेन गैस अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको आग लगने का भी डर रहता है। तो मीथेन गैस जो है हम लोग अगर कहेंगे तो पॉइजनस भी है और बहुत डेंजरस है, उसके वजह से हेल्थ इश्यूज काफी होता है। तो हमने सिर्फ यही देखा कि जब भी स्मेल आए तो हम कंप्लेंट करते केडीएमसी को, और केडीएमसी कुछ कर नहीं पाते। कुछ करने के लिए होता ही नहीं ना, क्योंकि तो वो डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, या चाहते हुए भी नहीं करना चाहते। उसके पीछे काफी पॉलिटिक्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम सोचेंगे हम कैसा उसको बचाव, उसमें से हम अपने आप को बचाव करें। अब इसलिए ये जो स्वच्छता अभियान जो हम 2 तारीख से लेके 20 तारीख तक हम जो कर रहे हैं, जगह जगह जाके हम क्लीन करेंगे, एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, बढ़िया है। पर क्या होता है अगर हमारा खुद का घर का जो कचरा वापस हम बाहर डालते हैं, रोज का रोज हम कम से कम नहीं बोल के 1.25 किलो से लेके 1 किलो तक का कचरा हम बाहर फेंक रहे हैं। अब एक कचरा में होता क्या है, होता है पेपर होता है, ग्लास का बॉटल होता है, प्लास्टिक का आइटम होता है, हमारा सब्जी जो कटा हुआ सब्जी वो होता है, घर में फूल माला चढ़ाते हैं भगवान को, फूल माला होता है, और हमारा जो हम खाना जो प्लेट में खाते हैं उसमें जो बचा हुआ थोड़ा सा जो अन्न कण जो रहता है वो भी हम लोग गिन लेते हैं इसमें। और मैंने देखा है कि काफी घर में ये जो घर में अन्न जो है वो कचरे में जाते हुए कम से कम एक आदमी का
कचरा कचरे में चला जाता है खाना जो। अब मैं इन्फोसिस में था तो वहां पे क्या मैं देखा था, वहां पे 9 फूड कोर्ट्स में, एक फूड कोर्ट में कम से कम 300 किलो खाना वेस्ट होता था, यानी 2700 किलो, यानी 2700 किलो अन्न दिन में वेस्ट होता था। एक इंसान 150 ग्राम खाना खा सकता है, तो आप सोचो कितना लोग का खाना वेस्ट हो गया। तो अब ये खाना जब वेस्ट हो रहा तो मुझे तब लगा कि यहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए। ये खाना अगर हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो एक तो वो उसका गैस जो बनता है मीथेन, उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल के तो हमारा जो कुकिंग गैस जो होता है उसका काम वो करता है। तो इसमें अभी हम कंपोस्ट के बारे में हम ज्यादा इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सीधा कंपोस्टिंग के ऊपर आ जाएंगे। कंपोस्टिंग जो करने का है वो 8 अलग अलग प्रकार है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज फॉलो करते हैं, 8 अलग अलग प्रकार है। एक पहला जो है ओपन एयर कंपोस्टिंग, जहां पे अपने पास अगर जमीन हो तो वहां पे एक ट्रेंच या खड्डा खोद के उसमें अपना जो घर का जो वेस्ट है उसको बारीक कट करके उसमें जमा कर देने का और रख देने का, उसके ऊपर गोनी या कोई चादर से ढक के या हरियाली से ढक के, क्योंकि तो उसको अंधेरा होना चाहिए। अंदर जो भी कीड़ा जो जमीन में आएंगे, बैक्टीरिया जो आएंगे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको अंधेरा चाहिए और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। तो ये जो ओपन एयर जो मैं बात कर रहा हूँ वो है ओपन ट्रेंच, है, खुला हुआ खड्डे में हमको जमा करना है, वो डालते जाना है, वो ऑटोमेटिकली अंदर के अंदर वो डाइजेस्ट होके वो जमीन में। इसका भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा तो हमें क्या, रेडीमेड हमारा जमीन जो होता है वो सब अच्छा हो जाता है, उपजाऊ बन जाता है। दूसरी नुकसान क्या उसमें, तो उसमें कीड़े होती है, चूहे हैं, सांप है, बैक्टीरिया है, कीड़े जो होते हैं उसको खाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, चूहे भी उसमें जाते हैं। तो वो एक खुला जो करने का जो तरीका होता है उसमें ये एक डिस्टर्बेंस है। दूसरा प्रकार है डायरेक्ट कंपोस्टिंग। अब डायरेक्ट कंपोस्टिंग भी करीबन ओपन एयर जैसा ही है, पर यहाँ पे जो है हम अन्न पदार्थ नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ग्रीनरी ही को डालेंगे। ग्रीन चीज जो है जाएगा जमीन के अंदर, उसमें वो ट्रेंच में जो है ग्रीन और ब्राउन। ग्रीन एंड ब्राउन का मतलब क्या है, ग्रीन जो है हरियाली जो होती है घर में जो कटता है वो, और ब्राउन यानी जो सूखा हुआ पत्ता जो अपने जमीन पे पड़ा हुआ है वो। ये दोनों का लेयर अपने को ग्रीन एंड ब्राउन का लेयरिंग करके करके खड्डे में डालना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपोस्टिंग। तीसरा प्रकार है टम्बलर कंपोस्टिंग। टम्बलर कंपोस्टिंग में जो है ना आपको कचरे का जो कूड़ादान बोलते हैं, डिब्बा बोलते हैं, ऐसा मार्केट में अवेलेबल होता था। उसमें आपको एक ही डिब्बे में वो जमा करते जाना है, फुल होने के बाद उसको बाजू में रख देना है। 1 महीना 2 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली वो कंपोस्ट में तैयार हो जाता है। यहाँ पे भी आपको लेयरिंग करना है ग्रीन और ब्राउन के साथ में। अब डायरेक्ट कंपोस्टिंग के बाद में ये जो टम्बलर कंपोस्टिंग था, इसमें हमें क्या है 2 बिन रखना है, एक में जमा करते रहना है, 1 महीना हो गया फुल होने के बाद में दूसरे में स्टार्ट करना है, ताकि ये कंपोस्ट होके तैयारी तो अपन दूसरा कंपोस्ट का लिए दूसरा बिन तैयार करते हैं। चौथा है वर्म कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर। अलग अलग करके ऐसा 8 से 9 अलग अलग वर्म्स जो है जमीन में पाया जाता है, इसको हम लोग अर्थ वर्म्स कहते हैं। हर एक कंट्री में अपना अपना टाइप का जाति का प्रजाति का अलग अलग वर्मी कंपोस्ट मिलता है। हमारे इंडिया में कुछ 4 या 5 अलग अलग कंपोस्ट वर्म्स मिलते हैं, जिसका हम लोग खरीद सकते हैं मार्केट से, और वो हम लोग डायरेक्ट वो बैरल्स में ये ग्रेनेड डाल के वर्म्स को छोड़ दिए, उसको एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसमें पानी का लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है, उसके अंदर मॉइस्ट रखना पड़ता है। तो ये 4 प्रकार जो है अभी आपको दिखा है। 5वां है EMO, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। ये जो है हम लोग का आज का जो है विषय है, जिसके ऊपर आपको वीडियो क्लिपिंग डायरेक्टली दिखा देंगे हम लोग।
इसको बोकाशी मेथड भी कहते हैं, ईएमओ मेथड। छठा है कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन कंपोस्टिंग। ये जो अभी 4 प्रकार जो पहले बताए थे, दैट इज ओपन एयर, डायरेक्ट कंपोस्ट, टम्बलर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये चारों जो मिक्स करके जो बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन कंपोस्ट कहते हैं। 5वां है कमर्शियल कंपोस्टिंग। कमर्शियल कंपोस्टिंग में है 14 फीट बाय 2.5 फीट बाय 3 फीट का ट्रेंच में प्लास्टिक कवर डाल के उसके अंदर ये ग्रीन कचरा जो हम लोग खेती में जो निकलता है वो जमा करते हैं। उसके साथ में हमको कुछ एक पद्धत है, उसमें ग्रीन और ड्राई दोनों डालते हुए उसमें गुड़ का पानी डाला जाता है। तो गुड़ का पानी जो उसमें डाल के जो उसका बैक्टीरिया उसमें प्रोड्यूस होता है और साथ साथ में उसमें हम लोग वर्म्स भी छोड़ते हैं। तो ये जो प्रकार है ये कॉम्बिनेशन जैसा ये अपने कमर्शियल में लेवल में होता है। तो ये 15 दिन से 1 महीने के अंदर वो अपने को बड़ा ट्रेंच में किलो के किलो मैंने 1-2-3 क्विंटल जो कंपोस्ट घर में तैयार होता है। ये खेती के जो लोगों के लिए वो काम का चीज है। तो कमर्शियल होने के बाद में इसमें भी ऐसा होता, कमर्शियल जो है हम लोग को जैसा चाहिए ऐसा निकलता है। इसमें जो कंपोस्ट निकलता है उसका उतना क्वालिटी सही नहीं होता है। मैकेनिकल कंपोस्टिंग में बड़े बड़े मशीन इस्तेमाल किया होता है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, इसमें ना वर्म्स यूज किया था, उसमें सिर्फ एनोबेरिक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैकेनिकल कंपोस्टिंग जो है कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज करते हैं और इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आके जो हमारे जो सेप्टिक वेस्ट जो होता है, सैनिटरी वेस्ट होता है, उसको कंपोस्ट करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बड़े बड़े मैकेनिकल औजार इस्तेमाल करते हैं, मशीन यूज करते हैं, वो मैकेनिकल कंपोस्टिंग है ना वो अपने इतने वायबल नहीं है कि तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत महंगा जाता है और उसका रिटर्न्स जो है ना उसमें कम रहता है, पर रिटर्न्स 100% है। तो उसमें अभी तक कोई ना कमर्शियल प्रोडक्शन में जाके उसमें इतना बेनिफिट नहीं हुआ, अपना मैकेनिकल इसमें इतना बेनिफिट नहीं हुआ है। वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्तेमाल करके एनजीओ लोग ही कर सकते हैं। कमर्शियल कंपनीज जो हम लोग करते हैं उसमें यानी बड़े बड़े ट्रेंचेस में वो खेती वाले के लिए सही है और वो अपना घर का इस्तेमाल के लिए उसको ये जो कंपोस्ट है सस्ते में घर में बनता है। अभी हमें ये कंपोस्ट का उपयोग क्या है? ये कंपोस्ट में जो होता है कि इसमें इतना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो हम घर में गमले में पौधे लगाते हैं उसमें ये कंपोस्ट डाला तो आपको काफी फूल, काफी फल घर के घर में आप उसका उसमें यानी उपजाऊ जमीन जो तो उपजाऊ होगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अब बात आई कंपोस्ट, हमारा जो भारत में एग्रीकल्चर जो है वो क्यों डिटेरियोरेट होते जा रहा है? उसका कारण यही है कि हमारा जो जमीन है उसका जो सकसपना या उसका जो फर्टाइल जो हम लोग बोलता है वो फर्टिलिटी रेट बहुत कम होते जा रहा है। उसमें का कार्बन कंटेंट कम होते जा रहा है, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम होते जा रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते जा रहे हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जमीन जो है वो सकस नहीं हो रहा है और दिन ब दिन वो खराब होते जा रहा है। अगर हमारा जमीन अगर उपजाऊ होना है तो हमको ग्रीन वेस्ट को अपने जमीन में ही उसको रखना चाहिए और उसको डाइजेस्ट करते रहना चाहिए ताकि बैक्टीरिया जो है अपने जमीन के अंदर तैयार होते रहे और वहीं पे उसका वो साइकिल चलते रहे। कंपोस्ट में 2 प्रकार, अब ये ग्रीन और ब्राउन का मैंने बताया। तो ये ग्रीन और ब्राउन का मतलब है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 2 चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है जमीन के लिए। अब ये ग्रीन में से निकलता जो है वो नाइट्रोजन भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, साथ साथ में मीथेन भी निकलता है। तो मीथेन नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए हमको इसमें एक चुना या पुराना जो कंपोस्ट है वो उसमें मिलाना चाहिए। तो ये हम लोग अभी प्रैक्टिकली वे में यूट्यूब का जो हम लोग एक
क्लिपिंग है वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये यूट्यूब का जो ये एक क्लिपिंग देखा है उसमें एक सिंपल वे से हमें समझाया है कैसा कंपोस्ट घर के घर में तैयार कर सकते हैं। इसमें हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का कण नहीं डालना चाहिए, नॉनवेज आइटम्स नहीं डालना चाहिए, शुगर नहीं डालना चाहिए, बिस्किट्स या ब्रेड ये नहीं उसमें आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा गीला करने के लिए थोड़ा पानी उस पर छिड़क सकते हैं, गीला होना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, तो वो चीज उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, तो थोड़ा सा उसको गीला रखना जरूरी है, तो वो जो कंपोस्ट है वो फास्ट तैयार होगा। इसमें ऐसा एक चीज है कि अगर कमर्शियल या टेक्निकली सोचेंगे तो टेम्परेचर और मॉइस्टनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है इसमें। और स्मेल आने का कारण क्या है, तो स्मेल आने का कारण है जो हम लोग जो खाद्यान्न जो है, खाना जो बचा हुआ खाना उसमें डालते हैं, उसको सड़ने को टाइम कम लगता है, ये तो ऑलरेडी वो डाइजेस्ट हो गया रहता है, पक गया रहता है, तो उसके लिए उसका सड़ने का टाइम कम रहने से उसका स्मेल सब जगह आएगा, तो वो कम हम उसमें डालना नहीं चाहिए, उसको अलग सा उसको डिस्पोज करना चाहिए। उसके लिए अलग चीज है, उसका एनाबोरिक बैक्टीरिया एक आती है, उसका डाइजेस्टर अलग आता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, या कभी हम लोग को और एक वक्त मिला तो उसमें हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है, आप लोग अपने घर में ये ट्राई कीजिएगा। मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसमें एक्सपर्ट है प्रधान सर, एक है हमारे प्रधान सर से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी यूथ इसमें एक्सपेरिमेंटल तौर पे उतरना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे प्रमोद को दीजिएगा। हम लोग एक वर्कशॉप प्रधान अंकल के घर में रखेंगे और ये चीज हम लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे। अब जितना यूट्यूब में देख के आप कर सकते वो कीजिएगा, और उसके बाद में कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जय साई राम। साई राम। तो देखा आपने हमारे राजन जी ने किस तरह से आपको बताया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम अगला कार्यक्रम करेंगे। साई राम। साई राम, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नवीन देखो, अनम्यूट कर देना सबको। हाँ मामा, साई राम अंकल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा सेशन इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आई थिंक हमको पता ही नहीं था कि इतने मुझे पता नहीं था कि इतने सारे टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग होते हैं। एक ही था, मतलब मुझे ये जानना था कि ये मतलब फैक्ट है या मिथ है, ये मुझे जानना था। मतलब आई थिंक सेम यूट्यूब में हम देखते हैं वो लाइक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सूखा चाय पत्ती जो होता है, और चाय पत्ती मतलब चाय बनाने के बाद में जो हम स्टेन करने के बाद जो बचता है, वो भी वो बोलते हैं कि अगर हम लोग वो प्लांट्स में डालते हैं घर के, तो वो भी मतलब ग्रोथ को एड करता है प्लांट्स के। तो वो कितना दूर तक सही है या गलत है? देखिए वो भी सही है, पर अगर उसमें अगर शुगर नहीं होगा तो, ये तो चाय में अक्सर हम लोग शक्कर डाल देते हैं, और जो शक्कर जो होता है वही एक दुश्मन है, ये जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया जो होता है ना उसको नुकसान पहुंचाता है। तो शक्कर नहीं होना चाहिए, अगर सिर्फ चाय पत्ती होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। आई थिंक सबको अनम्यूट कर दिया है, अगर कोई भी सवाल हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते थे। हाँ साई राम, अगर चाय की पत्ती अगर उसको वॉश करके ड्राई करके यूज कर सकते हैं ना, उसमें फिर भी शुगर बचता है,
उसको अलग से आप डिकम्पोज करने लेंगे तो अच्छा है, और डायरेक्टली आप डाल देंगे जमीन में तो भी वो चल जाएगा। यानी जो हम लोग जिस पौधे को उसके ऊपर डाल देते हैं वो पड़ा रहेगा उसके अंदर। क्या उसमें चींटियां आने की डर होती है, वो एक और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो ही जाता है। पर अगर हम ये कंपोस्टिंग के इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया जो कंपोस्ट में है वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इसलिए चाय पत्ती मैंने मना कर दिया। साधारण गमले में आप डाल दिए पौधे को। साईराम, Rajan sir. Yes sir. Sir, thank you very much for a brief introduction of composting procedures and all that. But मेरे को ये पूछना था, ये it is a way of organic manure, preparation of organic manure. Yeah, it is an organic way of producing manure. Thank you, sir. Thank you. It's purely organic. Thank you, sir. Yes. साई राम, और किसी को कुछ पूछना है? नवीन आगे का साई राम। साई राम, भाई कृषि प्रश्न कुछ और है तो जरा किसी को और प्रश्न हो तो जरा पूछेगा, या तो मुझे फोन पे भी पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अंकल जस्ट एक है, हम हैं या हाँ अंकल जस्ट एक क्वेश्चन था, मतलब एक ही डाउट है कि मतलब अभी जो मेथड हम लोग जो बता रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग थ्रू नेचुरल वेस्ट और जो है इसका मतलब क्या डिफरेंस है इसका और जो केमिकल से जो बनता है उसका मतलब क्या असर पड़ता है वो चीज प्लांट्स के ऊपर और उनके। देखिए ऐसा है ना कि मैन्योर या फर्टिलाइजर, मैन्योर बोलेगा तो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट से जो निकला हुआ चीज है। फर्टिलाइजर बोले तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इसको जो फिक्स करके जो बना हुआ केमिकल्स होता है, जैसा यूरिया है, यूरिया में वो एक फॉस्फेट ये सब मिला के जब देते हैं तो खेती में डालें तो वो एक केमिकल वे से प्लांट्स को नाइट्रोजन और कार्बन का जो ये है मात्रा बढ़ जाती है और वो तुरंत उसका ग्रोथ होता है। ऑर्गेनिक वे में कैसा होता है कि नेचुरल फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है वो हमें कंपोस्ट में आ जाता है। नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं उसको हम लोग। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया अगर हमारे जमीन में ऑलरेडी है तो सीधा एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन लेके सक्शन करके जमीन को देता है। उसके लिए यूरिया डालने की जरूरत नहीं होगी या फॉस्फेट डालने की जरूरत नहीं होगी। यूरिया, फॉस्फेट, पोटेशियम ये सब हम लोग को जमीन में डालेगा तो वो प्लांट्स का ग्रोथ फास्ट होता है। तो सालों साल जो है हमारा जो फार्मर्स है वो यूज करते करते उनका जमीन जो है आज की तारीख में खराब हो गया या उसमें कार्बन कंटेंट कम हो गया। कार्बन कंटेंट भी कम हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको बार बार इस साल में एक बोरी डाला है, अगला साल 2 बोरी डालना है, उसके बाद 3 बोरी डालना है और उसका रेट्स भी बढ़ते जा रहा है। जो ये लोग जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं उसका कॉस्टिंग भी बढ़ते जा रहा है। तो वही चीज फॉरवर्ड नहीं रहा है आज की तारीख में और फार्मर्स जो है वो सुइसाइड कमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको ऑर्गेनिक वे ऑफ थिंकिंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए या गार्डन के लिए या फॉरेस्ट के लिए हम लोग को एक अलग सेशन करना होगा। उस सेशन में ये डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा बहुत इसमें इच्छा है कि मैं भी इसमें कुछ प्रैक्टिकल वे में उतरूं। भले इसका नॉलेज हूँ पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब तक मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट नहीं करूँ तो इसके लिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि हमारा जो ये घर में जो कंपोस्ट बनेगा उसमें
नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया वो तैयार हो जाता है कंपोस्ट के अंदर ही, और वो जब हम प्लांट को देते हैं तो हमको रेडीमेड हमारा प्लांट को एक प्रकार का फर्टिलाइजर मिल जाता है या मैन्योर मिल जाता है, जो कि ऑर्गेनिक, जिसमें केमिकल जीरो है, नील है। मेरे घर में मैंने मिर्ची का पौधा लगाया था, उसमें 7 इंच 8 इंच का मिर्ची घर पे आया हुआ, और एक ही पौधे में इतना, और वो पौधा में इतना कुछ मिर्ची आया कि मैं फोटो अगर दूं, मैं केसेस में डालूंगा तो आप देखेंगे कि हाँ घर में कितना, उसमें नो केमिकल्स एट ऑल, उसका स्वाद भी अलग होता है। और हम लोग अगर ऑर्गेनिक वे ऑफ खाना अगर खाएंगे तो हमारा हेल्थ इश्यू जो प्रॉब्लम हमें आती है वो कम होगा। आगे कुछ किसी को प्रश्न पूछना है? साई राम। आपने घर में क्या था बोले थे आप? Sir, what is the cow dung manure is also used? The cow dung manure और इसमें क्या फर्क होता है सर? काउ डंग जो होता है, अब काउ डंग में नेचुरली जो ग्रीन है वो डाइजेस्ट हुआ रहता है, पर उसको इस्तेमाल करने का एक पद्धत होती है। काउ डंग को हमको खुले में रख देना, ओपन में, क्योंकि तो उसमें काफी मात्रा मीथेन गैस होता है। वो मीथेन गैस पूरा निकल जाना चाहिए उस काउ डंग में से, फिर वो जब ड्राई हो जाएगा उसको वापस हमारे जैसे कंपोस्टिंग में होता है वैसे ही वो प्रकार में कंपोस्टिंग करके उसको तैयार करेगा, तो वो चीज है हमारा पेड़ पौधों के लिए सही होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट काउ डंग डालेंगे तो मीथेन गैस जो है उसका प्लांट्स का रूट्स को खराब कर देगा। मीथेन गैस बोले तो हीट भी आता है, बहुत जमीन में हीट तैयार हो जाता है, और वो हीट प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। थैंक्स सर। साई राम, अभी आपने बताया कि आपने घर में कुछ उगाया था इससे फर्टिलाइजर से, जिसका टेस्ट अच्छा आया था। विदाउट फर्टिलाइजर, या मैं क्या उगाया था? मिर्ची का पौधा लगाया था, सिर्फ मिर्ची। अच्छा, तो इससे और कोई मतलब ये फर्टिलाइजर जो है ये हम लोग मतलब एनपीके जो बोलते हैं फर्टिलाइजर, वो इनकी क्वांटिटी पता चल सकती है हमको? एनपीके यूज नहीं करना है सर। ओके। एनपीके केमिकल हो गया। नहीं, लेकिन जो हम लोग बना रहे हैं उसमें भी तो मतलब एक तरीके से हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करें, मतलब फास्फोरस जी नहीं, उसको अभी आप जैसा एनपीके डाल दिए तो वो केमिकल हो गया, उसको कैसा हम बोलेंगे ऑर्गेनिक है? नो, मेरे जहां तक मुझे पता है हम लोग ऑर्गेनिकली जो बना रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो होना ही चाहिए बोलते हैं ना सॉइल में। नहीं, अब हम जो घर में जो कंपोस्ट जो तैयार कर रहे हैं उसमें एनपीके ऑटोमेटिकली ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रही है, वो ग्रीन को खत्म करके वो ऑर्गेनिक मैटर है। ओके। समझ में? और एनपीके जो है ये आप लोग का जमीन में से निकाल हुआ फॉस्फेट, और ये जो उसको लोग ने कंपनी में कमर्शियल वे में प्रोड्यूस किया हुआ चीज है। ओके, राइट। अभी एनपीके और मैग्नीशियम सल्फेट ये दोनों केमिकल ही है। अब बहुत लोग बोलेंगे, अभी जो ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, और वो बोलते हैं उसको फर्टिलाइजर नहीं डाले हम लोग ने। अब फर्टिलाइजर नहीं तो हम लोग ने दो डिस्टिंग्विश किया है, एनपीके और यूरिया। यूरिया ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है काम वो करती है, तो यूरिया इस्तेमाल कर दिया तो वो फर्टिलाइजर यूज हो गया। एनपीके क्या होता है, एक माइल्डर वर्जन ऑफ दैट सेम थिंग है। पर हम चाहेंगे कि आप टोटली ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल करें या सड़ा हुआ गोबर इस्तेमाल करें। वो जो हम लोग जो काउ डंग यूज करते हैं उसको वो जमीन में फैला के उसको ड्राई होना दीजिए, उसमें पूरा मीथेन गैस निकल जाना चाहिए। उसके बाद में ये कंपोस्टिंग करना चाहिए, और वो जो मटेरियल जो बचेगा वो मटेरियल हमारा जो एक्चुअल कंपोस्ट है वो हाईली ऑर्गेनिक मैटर उसमें रहता है, और वही मैं बोलूंगा ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड वेज मैं बोलूंगा। एनपीके डाल दिया तो वो एक अभी सेमी ऑर्गेनिक ही हो गया, इसको ऑर्गेनिक बोलने का मुझे नहीं लगता सही होगा। मिर्ची के अलावा और क्या ग्रो कर सकते हैं हम लोग घर पे? कड़ी पत्ता हो गया, मिर्ची हो गया।
कड़ी पत्ता, मिर्ची है, नींबू है, फ्लावर्स है, क्या बोलते हैं, करेला है, तेंदुली है, सभी प्रकार के सब्जी आप घर में इसके मदद से उगा सकते हैं। अब इसमें मैं अभी डिटेल में मैं इसलिए नहीं बोलूंगा तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ गार्डनर करके। गार्डनर का एक्सपर्ट हमारे भाई है बाबुलनाथ अलूर करके, जो कि हमारे समिति में, डोंबिवली समिति, अमरनाथ समिति में रहते हैं। उनको मैं कभी कभी ऑर्गेनिक ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल के बारे में एक लेक्चर रखने के लिए मैं नवीन और प्रमोद भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ओके साई राम सर, मिट्टी के पॉट के बजाय अगर टीन का डिब्बा यूज करेंगे तो चल सकता है? उसके लिए होगा उसमें कंपोस्ट? नहीं, मिट्टी का अगर होगा घड़ा, ठीक है, मिट्टी का घड़ा होगा तो क्या होगा, अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो मिट्टी का घड़ा उसको निकाल देता है। जबकि आप कोई प्लास्टिक का या टिन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत पानी उसमें रहने से अगर उसमें कुछ अन्न कण आ गया तो उसका स्मेल जरूर होगा, थोड़ा स्मेल बढ़ जाएगा, कि कुछ इतना डिफरेंस नहीं होगा कि वो पानी। और नीचे जो है ड्रेनेज के लिए आपको एक छोटा सा पाइप या नल लगा देना होगा ताकि वो पानी यूज कर सके आपका पौधे में डालने के लिए। अच्छी बात है, थैंक यू। अंकल एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी वीडियो में देखा, तो एक्चुअली जो वीडियो में जो बताया था, तो एक्चुअली उनके पास एक घर के बाहर एक स्पेस है, मतलब गार्डन टाइप या मतलब आउट ऑफ द हाउस। तो अगर मतलब कोई फ्लैट में रहता है और मतलब हमारे पास मैक्सिमम ग्रिल है या बालकनी है और हम लोग वहां पे अगर टेराकॉट पॉट में ये सब रखते हैं और अगर उससे बाई चांस अगर स्मेल बढ़ जाता है तो लाइक घर के अंदर फैल जाएगा, तो मतलब इसका कुछ सेफर मेथड है क्या, या फिर बिल्डिंग में कर सकते हैं सब? नॉर्मली उसमें से स्मेल आता ही नहीं है अगर हम लोग उसमें अन्न कण नहीं डालेंगे तो। फूड मटेरियल नहीं डालेंगे, फूड का कण या टुकड़ा या चावल का जो चीज है या हम लोग जो खाते हैं वो नहीं डालते, ओनली ग्रीन्स रहेंगे, सिर्फ हरियाली रहेगा, फ्रूट्स और इसका रहेगा, तो इसमें स्मेल आने का सवाल ही नहीं आता है। अगर हमारा अन्न कण उसमें जाता है, जो हम लोग खाते हैं, वो अगर टुकड़ा उसमें चला गया तो उसमें स्मेल आना शुरू होता है। उसको अलग से डाइजेस्ट करके उसको ड्रेन में बहा देना चाहिए हम लोग ने। पका हुआ चीज उस पर डालो ही नहीं कुछ भी। उसके लिए क्या होता है, उसको अलग एक होता है वर्मी कल्चर करके आता है, वो हम लोग उसके बारे में तो उसमें हमको वर्म्स खरीदना पड़ता है। और एक दूसरा वर्मी कंपोस्ट एक बिन आता है अलग सा, वो पद्धति अलग है जिसमें हम लोग जो खाद्यान्न भी डाल के उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो उसके अंदर एक अलग से केमिकल उसमें रहता है, वो केमिकल उसको डाइजेस्ट करता है। थैंक यू। सिमिलर टू द क्वेश्चन जो नवीन ने पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सबकी होती है कि सोसाइटी और फ्लैट्स में हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं होता, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि सब लोग मिलकर के एक कॉमन लैंड लेंगे और उस लैंड में ये सारे एग्रीकल्चरल जो कुछ भी रिलेटेड है, छोटा सा लैंड, 5000 स्क्वायर फीट सोसाइटी में या टेरेस में या किसी बिल्डिंग के टेरेस में हम लोग इसको हम डायरेक्ट कंपोस्ट बोलते हैं ना, जो हम लोग जमीन में ही गड्ढा खोद के, ट्रंच खोद के उसमें जमा करते जाएंगे, ठीक है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। और उसमें एक थोड़ा दिक्कत ये आएगी कि आपको रोडेंट से जरा संभाल के रहना पड़ेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहीं से लैंड मतलब थोड़ा सा ले सकते हैं क्या कॉन्ट्री करके, ताकि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है इनको हम लोग एक छोटे से पायलट स्केल में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग कॉन्ट्री करके एक छोटा सा लैंड कहीं पे मिल सकता है क्या? नहीं, ऐसा भी देखो, ऐसा जमीन लेके करने का अभी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते जरूर। इसमें जो मैं बताया था आपको, जो कॉम्बिनेशन कंपोस्टिंग करके जो एक ये है सिस्टम है, उसमें चारों चीज इस्तेमाल करके हम लोग को जमीन लेके वहां पे उसको बना सकते हैं, जिसको थोड़ा सा कमर्शियल वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तो नेचुरली इसमें पैसा भी निकलेगा, ये तो कंपोस्ट का एक कीमत है,
25 से लेके 50 रुपया किलो आता है। ये हम अच्छा। बेच सकेंगे, अगर हमारे घर में प्रोड्यूस हुआ तो बेच सकेंगे। इसे इसको कमर्शियली वायबल चीज है, ऐसा कोई इसमें नुकसान नाम का चीज नहीं, लॉस है ही नहीं, इसमें फायदा ही फायदा है। और घर में नए नए बोल के कम से कम महीने में से 2 महीने में 3 से 4 किलो कंपोस्ट घर में ही निकलता है। अगर तो हम ये तैयार मैं इसलिए बोल रहा था कि कॉमन एरिया हो तो अच्छा है, क्योंकि जैसा हमको मालूम है साई प्रोटीन करके एक है जो स्वामी ने शुरू किया था, साई हाँ, प्रोटीन इनिशिएटिव, तो उसी के या इन द सिमिलर लाइंस ये एक इनिशिएटिव किया जा सकता है, वेर इन बायोगैस बाय साई। मतलब इसमें क्या है कि साई प्रोटीन में कैसा होता है कि अलग अलग घरों में वो जो साई प्रोटीन है वो बनता है और एक कॉमन में रख के हम लोग अमृत कलश या फिर नारायण सेवा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस। बट अगर सिमिलरली ये इसमें कुछ ऑन द सिमिलर जो प्लेटफॉर्म, मतलब सिमिलर मॉडल आपका जो नाम है। क्या है? आपका नाम क्या है? मैं महिदर ही बोल रहा हूँ। मैं इधर। हाँ, आप जाम्बिलगर इंस्टीट्यूट में गए क्या हमारे? बहुत पहले गया था। हाँ, तो जाम्बिलगर में यही काम किया जा रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं ना, वो काम करते हैं वहाँ पे बच्चे लोग। पर इसमें कैसा ना, डेडिकेटेड अपने को लोग चाहिए। ओके। अगर डेडिकेटेड लोग होंगे और कंटिन्यूस को फॉलो करने के लिए अगर कोई होगा, तो ये हम लोग को वो टाइप से कर सकते हैं। जाम्बिलगर में प्रधान सर ने ये काम सक्सेसफुली किया था, उनको अच्छा सिखाया था और उनको सब आता है, फिर भी वो उसको डिसकंटिन्यू किए। उसमें बहुत से कारण है। दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू मार्केट दैट कंपोस्ट प्रॉपरली, या बहुत कुछ उनका प्रॉब्लम्स आया रहेंगे, शायद इसलिए वो लोग ने इसको डिसकंटिन्यू किए। तो इसका टेक्निकल ये तो हमें घर का हम लोग ने पहला शुरुआत की, अपने घर में जितना निकलता है उसका हम शुरुआत एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं करेंगे, हम लोग करेंगे। अगर ये सक्सेस हो गया तो ऐसा पॉजिटिव वे में हम लोग जैसा अपने साई प्रोटीन का करते हैं वैसा हम लोग सब लोग मिलके कर सकेंगे। हाँ, हो सकता है अगर घर में ही अगर जो कंपोस्ट तैयार होता है उसको हम लोग मार्केटिंग की रास्ता निकाल सकते हैं, जैसे साई प्रोटीन की वैसा। हाँ, ठीक है। या। और यही कंपोस्टिंग का देखने के लिए अगर हम लोग जाम्बिलगर जाएंगे, अगर वहां पे अगर वो अभी भी करने का हम लोग का ये होगा, तो हम लोग जाके वहां ज्वाइन करके एक्सपेरिमेंटल तौर पे वहां पे भी शुरुआत कर सकते हैं। पर उसमें कैसे हमारा कोई डेडिकेटेड लोग वहां जाना होगा। आगे सभी को धन्यवाद देता हूँ। प्रमोद, नवीन, जयरामन, हमारे डीपी एचपी तिवारी साहब, एंड जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब अपने घर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरुआत कीजिएगा, और उसमें कुछ दिक्कत आती रहेगी तो मुझे जरूर फोन कॉल कीजिएगा, ताकि हम उसको डिस्कस करके उसको ठीक ठाक उसको हम लोग उसको सक्सेसफुल बनाए। यही मेरा रिक्वेस्ट होगा। सब लोग ने इसमें अपना एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट कीजिएगा, और इसके साथ में ही सभी को धन्यवाद। श्रीनारायणतु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धबुद्धतु स्कंद विनायक सविता पावकतु सविता पावकतु ब्रह्ममजतु यहवशक्तितु येषु पिता प्रभुतु रुद्रविष्णुतु रामकृष्णतु रहीमतावतु रहीमतावतु वासुदेवगो विश्वरूपतु चिदानन्द हरितु अद्वितीयतु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवतु आत्मलिंग शिवतु आत्मलिंग शिवतु। असतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। शांति 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 समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं
पवित्रं बावा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बावा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बावा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम्